नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कर्मों का फल। घर में रोने की आवाज़ें आ रही थीं, चारों तरफ गमगीन माहौल था। सोहन जोर जोर से रोए जा रहा था। माहौल बहुत ही गमगीन था। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके अभी सोहन घर लौटा ही था। कैसे रह पाऊंगा पिताजी, प्लीज आ जाओ ना पिताजी, प्लीज आ जाओ। पिताजी, माँ तो पहले ही बचपन में छोड़कर चली गई। आपने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और ऐसा बोलते हुए बच्चों की तरह फिर से रोने लगता। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब मैं आपके बिना अकेले कैसे जी पाऊंगा। आ जाओ पिताजी, कहाँ चले गए आप। सोहन का आज रो रो के बुरा हाल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी पत्नी शीला भी रोए जा रही थी। वह भी पिताजी पिताजी कर कर रो रही थी। उन दोनों को ऐसे बिलखते हुए रोते देखकर पड़ोसियों की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। सभी दोनों बच्चों को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन दोनों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह अपने पिता के लिए रोए जा रहे थे। आस पड़ोस की औरतें भी आपस में बात कर रही थीं कि शीला और कृपाशंकर जी में कितने अच्छे संबंध थे। एक बहू होते हुए भी वह अपने ससुर के लिए कैसे रोए जा रही है। लगता ही नहीं कि वह उसके ससुर हैं, ऐसा लगता है कि उसके पिता हों। पास पड़ोस के बड़े बुजुर्गों के समझाने के बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहे थे और सभी आपस में बात भी कर रहे थे कि हे भगवान, ऐसी मौत किसी को ना दें। ऐसी दर्दनाक मौत तो देखकर ही रूह कांप जाती है। सोहन बार बार अपने पिता को याद करते हुए रोता ही जा रहा था। आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रह रहकर अपने पिता की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती और वह इधर उधर देखने लगता। फिर रोते हुए बोला, आज सुबह ही पिताजी ने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा था, लेकिन मैंने ही यह कहकर उनको मना कर दिया था कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है और ज़रूरी काम से ही बाहर भी जाना है। मैं आपको डॉक्टर के पास कल ले चलूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ही मृत्यु उन्हें अपना ग्रास बनाने वाली है। अगर मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता तो आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते। तभी सोहन की पत्नी शीला भी आंखों में आंसू बहाते हुए सिसकियां लेने लगी और बोली, गलती मेरी ही थी जो पिताजी को अकेला छोड़कर राशन खरीदने बाजार चली गई। ना जाने ऐसा क्या हुआ जो पूरे घर में आग फैल गई और पिताजी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलते बोलते शीला दहाड़ मारकर रोने लगी। आस पड़ोस की औरतें बेटे के साथ साथ बहू को ससुर के गम में इतना रोते देखकर उसे दिलासा देने लगे और शीला की तारीफ करते हुए आपस में बातचीत करने लगे। कितना प्यार था ससुर और बहू में, बिल्कुल पिता बेटी की तरह। पर होनी को कौन टाल सकता है। देखो तो बेचारी का रो रो कर कितना बुरा हाल है। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शीला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था तो सोहन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। आखिर वह कौन था जिसके आते ही सबकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सोहन कृपाशंकर जी की इकलौती संतान थी। पत्नी की मृत्यु होने के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी कृपाशंकर जी ने उसे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। अपनी सुख सुविधा सब त्याग कर उसकी आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने की कोशिश की। सोहन भी इस बात को जानता था और अक्सर
अपने पिताजी से कहता था कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, आपको हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद सोहन को अच्छी नौकरी भी मिल गई और वो दिन जल्दी ही आ गया जब शीला सोहन की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आई। कृपाशंकर जी ने अपनी बहू को खूब लाड़ प्यार दिया। कृपाशंकर जी की कोई भी बेटी नहीं थी, इसलिए अपनी बहू को ही बेटी के हिस्से का प्यार भी उन्होंने दे दिया। शीला भी इस घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही दिन तक चला, क्योंकि शीला को या तो अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बतियाना अच्छा लगता था या फिर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी या शॉपिंग पर जाना। अपने ऊपर पैसे खर्च करना, नई नई ड्रेस खरीदना उसे बहुत पसंद था। लेकिन जब भी कृपाशंकर जी अपनी बहू शीला को कोई काम करने को कहते तो उसे परेशानी होने लगती। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से उसका कोई सरोकार ही नहीं था। अब उसे अपने ससुर में केवल बुराइयां ही नजर आती थीं। अक्सर फ़ोन पर अपनी सहेलियों को भी यही बात कहती कि ना जाने मैं कैसी जगह पर आ पड़ी हूँ। यहाँ तो हर किसी को बस अपने से मतलब है। मैं तो बस पूरा दिन काम करती रहूं। यह लोग तो यही चाहते हैं। बहू के नाम पर मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी इन लोगों को। सारा दिन चूल्हे चौकी में सड़ती रहूं, लेकिन अपनी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं जाकर मर जाऊं। कृपाशंकर जी समझ रहे थे कि उनकी बहू काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। उसे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, इस कारण वह खुद ही घर के काम की सारी जिम्मेदारियां संभाल लिया करते थे। बढ़ती उम्र के चलते उन्हें काम करने में मुश्किल होती थी, इसलिए अपने बहू को केवल अपनी मदद के लिए कभी कभी आवाज़ लगा देते। उस पर भी शीला चिढ़ जाती और अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती कि इस घर में आकर तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। बहू के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर कृपाशंकर जी ने उसे कोई काम कहना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन शीला के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सोहन भी अपनी पत्नी के बर्ताव से परेशान था, लेकिन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो शीला उसी समय कलह शुरू कर देती। इसलिए मजबूर होकर उसने घर के काम करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया, जिससे खर्च का अतिरिक्त भार भी सोहन पर पड़ गया, जिस कारण वह अपनी पत्नी को उसके नाजायज खर्चों के लिए ज़्यादा पैसे नहीं दे पाया। लेकिन कुछ दिन बीते तो शीला ने डायमंड नेकलेस लेने की जिद पकड़ ली, लेकिन सोहन उसे टालता रहा। परेशान होकर शीला ने अपनी माँ को फ़ोन करके इस बारे में बताया और कहा, माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। ना जाने कैसे भिखारियों से पाला पड़ा है। तुम्हारे दामाद से तो मेरी एक डिमांड तक पूरी नहीं की जाती। अब मुझसे रोज़ रोज़ इस तरह मन मार कर नहीं जिया जाता। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर शीला की माँ बोली, बेटी, कोई ज़रूरत नहीं इस तरह मन मार कर जीने की। जब तक वो तुम्हारी बात ना माने तब तक तुम अपनी जिद पर अड़ी रहना। अपनी माँ की बात शीला के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई। एक दिन जब सोहन ऑफिस से घर लौटा तो बुरी तरह थका हुआ था। घर आकर जैसे ही अपना बैग रखा तो सामने अपनी पत्नी शीला का गुस्से से फूला हुआ चेहरा देखा। सोहन शायद अपनी पत्नी के गुस्से का कारण जानता था, इसीलिए शीला को पानी लाने के लिए भी नहीं कहा और चुपचाप खुद ही जाकर रसोई घर में से पानी का गिलास भरकर ले आया। लेकिन शीला कहाँ चुप रहने वाली थी। चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मालूम भी है कि आज मेरी किटी पार्टी में कितनी बेइज्जती हुई। मेरी सारी सहेलियां अपने डायमंड के गहने एक दूसरे को दिखा रही थी और मैं पिछले 6 महीने से तुमसे हीरे का हार मांग रही हूँ, वह तुमसे लाकर नहीं दिया गया। हद होती है कंजूसी की।
मैंने इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं मांग ली थी कि तुम पूरी ही ना कर सको। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगली बार जब मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो अपना हीरो का हार ही पहन कर जाऊंगी, शीला ने गरजते हुए कहा। तो सोहन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पिताजी बीमार रहते हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्चा होता है, और फिर अब काम वाली बाई लगाने के बाद खर्च और भी बढ़ गया है। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी दिलवा दूंगा। अपने पति की बात सुनकर शीला उस समय चुप रह गई और डायमंड नेकलेस के सपने देखने लगी। लेकिन अगले ही दिन जब सोहन ऑफिस से घर लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। दरअसल पिछले 2 महीने से उसका टारगेट पूरा न हो पाने के कारण उसके बॉस ने उसे अच्छी खासी फटकार लगा दी और अपने सीनियर के सामने अपना अपमान होते देख सोहन से रहा न गया और उसकी अपने बॉस से बहस हो गई, जिसके चलते उसे कंपनी से निकाल दिया गया। सोहन को उदास देखकर कृपाशंकर जी ने उसे अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगे, क्या हुआ बेटा सोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी सोहन ने बताया कि उसे कंपनी से निष्कासित कर दिया गया है। फिर बोला, असल में पिताजी, पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा था जिस कारण मैं अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया और टारगेट पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण बॉस मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन मैं भी कैसे बर्दाश्त करता, गुस्से में मैंने भी उन्हें 2 बातें बोल दी। इसी वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। लेकिन पिताजी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जल्दी ही कहीं और इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कहकर सोहन उदास भाव से अपने कमरे में चला गया और कृपाशंकर जी सोच में पड़ गए कि आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि सोहन के पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। पाई पाई करके जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, उन पैसों को उसने ये घर खरीदने में खर्च कर दिया था। अपने बेटे की चिंता कृपाशंकर जी को खाए जा रही थी। उधर जब सोहन ने अपनी नौकरी छूटने की बात शीला को बताई तो शीला सिर पकड़कर बैठ गई, यह सोचकर कि अब वह अपने शौक कैसे पूरे कर पाएगी। फिर सोहन ने अपनी मजबूरी बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, शीला, ऐसी स्थिति में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो शीला हैरान होते हुए बोली, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो सोहन बोला, तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। इस पर शीला प्रश्नवाचक निगाह से उसकी ओर देखने लगी। तो सोहन बोला, अगर अगले महीने तक मेरी नौकरी ना लगी तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में हम लोग काम वाली बाई का खर्चा नहीं उठा सकते। तुम कुछ दिनों के लिए घर का काम संभाल लो, क्योंकि इस समय एक एक पैसा बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। सोहन की बात सुनकर शीला नाक भौं सिकोड़ती हुई बोली, लेकिन तुम जानते हो कि मुझसे यह सब काम नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए कुछ समय निकाल पाती हूँ। तो सोहन बोला, शीला, जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो तुम जो मांगोगी वो तुम्हें लाकर दूंगा। सिर्फ 1-2 महीने के लिए एडजस्ट कर लो प्लीज। सोहन की बात सुनकर शीला घर के कामों को करने के लिए राजी हो गई। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन सोहन को काम करने के बावजूद नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कृपाशंकर जी जैसे ही दोपहर का खाना खाने के लिए रसोई घर में खाना लेने गए तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण अचानक उनका पैर फिसल गया और जोर से जमीन पर गिर गए। सोहन ने उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और अपनी पत्नी की मदद लेकर कृपाशंकर जी को बिस्तर तक ले आया। लेकिन कृपाशंकर जी दर्द से कराह रहे थे और धीरे धीरे दर्द असहनीय हो गया। उनकी हालत खराब जानकर सोहन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की तो मालूम पड़ा कि उनकी बाजू की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर आया है। उनकी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण
डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया। नौकरी छूटने और पिताजी की चोट से सोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब उसका खर्च और भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान हो गई थी शीला, क्योंकि एक ओर तो काम वाली बाई चली गई थी और दूसरी ओर उसके ससुर जी, जो सारा दिन उसके काम में हाथ बटा दिया करते थे। झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने तक का काम उसके साथ कर दिया करते थे। अब तो खाना बनाना, साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोना, सारे कामों की जिम्मेदारी शीला पर आ चुकी थी। साथ ही साथ उसे कृपाशंकर जी के सारे काम भी करने पड़ गए। हालांकि कृपाशंकर जी अपनी लाठी के सहारे से बाथरूम तक तो जैसे तैसे चले जाते थे, लेकिन उन्हें हाथ में खाना देना, दवाइयाँ देना और उनके छोटे छोटे काम भी शीला को मुसीबत लगते थे। सोहन अक्सर नौकरी की तलाश में सुबह सुबह निकल जाता था और बच्चों को भी स्कूल जाना होता था, इसलिए शीला को सुबह सुबह उठना पड़ता था। एक दिन सुबह जब नाश्ता पानी निपटाकर जैसे ही शीला अपने कमरे में जाकर बैठी तो अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करने लगी। माँ, तुम जानती नहीं मेरे सिर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा दिन काम वाली बाई की तरह काम में जुटी रहती हूँ, एक पल को भी चैन नहीं है। नौकरानियों से भी बदतर हालत हो गई है आपकी बेटी की। अभी शीला अपनी माँ से बातें कर ही रही थी कि तभी कृपाशंकर जी की आवाज़ आई। बहू, मुझे एक कप चाय तो बनाकर दे देना, बहुत ठंड लग रही है। अपने ससुर जी की बात सुनकर शीला अपनी माँ से कहने लगी, क्या बताऊँ माँ, न जाने कब ठीक होंगे मेरे ससुर जी। अब तो इतने दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक बिस्तर पर पड़े ही रहते हैं। मुझे तो लगता है इन्हें कोई चोट वोट नहीं आई है, ये तो बस चोट का ड्रामा कर रहे हैं। ना जाने कब उठेंगे। सारा दिन घर का काम करते करते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, और यहाँ यह महाराजाओं की तरह पूरा दिन बिस्तर पर आराम फरमाते रहते हैं। माँ बेटी में यह बातें हो ही रही थीं कि फिर से कृपाशंकर जी की आवाज़ आई, शीला बहू, बाकी का काम हो गया हो तो मुझे भी चाय नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। ससुर जी की आवाज़ सुनते ही फ़ोन रखकर शीला गुस्से से उठी और पैर पटकते हुए किचन की ओर चली गई। जलते भुनते हुए उसने चाय बनाई और साथ में 2 रोटियां रखकर अपने ससुर के सामने पटकते हुए बोली, थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकते थे क्या? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुबह से काम करते करते थक गई थी। अगर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई थी। बहू की तीखी बातें सुनकर कृपाशंकर जी आंखों में आंसू लिए बोले, बहू, मुझे भी बार बार तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के कारण मैं बिस्तर पर पड़ा हूं। मेरी हालत ऐसी ना होती तो मैं कभी ना बैठता, और फिर सुख दुख में तो और परेशानी में परिवार के सदस्य तो एक दूसरे के काम आते हैं ना। तभी शीला बोली, जब बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो फिर यह फालतू के भाषण देने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी ही देर में शीला के फ़ोन की घंटी फिर से बज उठी। फिर से उसकी माँ का फ़ोन आया था, बेटी शीला, तेरी हालत देख देख कर तो मुझे तेरी चिंता खाए जा रही है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है मेरी बच्ची को। तभी शीला बोली, क्या करूँ माँ, एक तरफ तो पैसे की तंगी और दूसरी तरफ मैं अपने ससुर जी के नखरे झेलती रहूँ। समझ नहीं आता किस तरह अपने ससुर जी से छुटकारा पाऊँ। अगर मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कहूँगी तो तुम्हारे दामाद इस बात को कभी मंजूर नहीं करेंगे। तुम ही बताओ इस समस्या का क्या समाधान है। निराशा भरे स्वर में शीला ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटी चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का हल है। माँ की बात सुनते ही शीला चहक उठी और बड़ी खुशी से पूछने लगी, ऐसा कौन सा हल है माँ, मुझे भी बताओ। तो उसकी माँ बोली, मेरे पास एक समाधान है जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
जिससे एक ही तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। क्या मतलब है माँ? मैं समझी नहीं। शीला बोली तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, अगर तुम अपने ससुर से छुटकारा पाना चाहती हो तो उन्हें अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं देती? तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ना तो तुम्हें रोज रोज की यह परेशानी झेलनी पड़ेगी, ना ही उनकी दवाइयों का खर्च उठाना पड़ेगा, और तुम्हारे ससुर जी के बीमा के पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। अपनी माँ की यह बात सुनते ही शीला मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? कितनी वाहियात आइडिया है आपका। मैं भला अपने ससुर जी को कैसे अपने रास्ते से हटा सकती हूँ? इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, इतने में दरवाजे पर कुरियर वाले ने घंटी बजाई तो शीला ने फ़ोन रख दिया और कुरियर लेकर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन काम करते करते उसे बार बार अपनी माँ की कही गई बातें याद आ रही थीं। शीला दिन भर सोच में ही डूबी रही कि आखिर कैसे कोई हल निकाला जाए। फिर अपनी माँ द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में सोचने लगी। पहले अपनी माँ की जो बात उसे बेहुदा लग रही थी, अब वह उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाने की सोच रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपनी सारी परेशानियों से आज़ाद हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह हुई तो कृपाशंकर जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो सोहन बोला, पिताजी आज तो मैं नहीं जा सकता, आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे लगता है कि आज बात बन ही जाएगी। मैं आपको कल डॉक्टर को दिखाने ले चलूँगा। ऐसा कहकर सोहन अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने चला गया। सब लोगों के चले जाने के बाद शीला अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में जुट गई। रसोई में जाकर गैस का रेगुलेटर खुला छोड़ दिया और जल्दी से पैसे और थैला उठाकर सब्जियां लेने के लिए मार्केट चली गई। जाते समय उसने घर की बत्ती भी बंद कर दी। अब कृपाशंकर जी घर पर बिल्कुल अकेले थे, लेकिन वो काफ़ी समय से गहरी नींद में सोए हुए थे। इसीलिए शीला के जाने के कुछ समय बाद ही नींद से जाग गए। कृपाशंकर जी अपनी बहू शीला को पानी देने के लिए आवाज़ लगाते रहे, लेकिन ना तो शीला का जवाब आया और ना ही वह स्वयं आई। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद रसोई घर में आग लग गई और पूरा घर धुएं से भर गया। जब शीला बाजार से लौटी तो दूर से ही उसे अपने घर में से धुआं निकलता नजर आया। धुएं को देखते ही सोचने लगी, आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। अब मेरी सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ना तो ससुर जी की रोज रोज की किटकिट सुनाई पड़ेगी और ना ही दिन भर काम करना पड़ेगा। बीमा के 10 लाख रुपए आएंगे सो अलग से। लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। अपने घर की ओर दौड़ते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और शीला फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ढोंग करने लगी जैसे उसे अपने ससुर जी की कितनी परवाह हो, और ससुर जी की फिक्र का नाटक करते हुए घर की ओर दौड़ने लगी तो लोगों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। उसी समय सोहन भी घर वापस लौट आया। उसे नौकरी मिल गई थी, जिस कारण वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही घर लौटा तो देखा फायर ब्रिगेड वाले उसके घर में लगी आग बुझा रहे थे। घर के बाहर भीड़ ही भीड़ लगी हुई थी। शीला जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार चिल्लाते हुए बोल रही थी, कोई मेरे ससुर जी को बचा लो। उसकी यह बात सुनते ही सोहन के हाथों से मिठाई का डब्बा छूट गया और वह कांपते स्वर में बोला, शीला आखिर हुआ क्या है और पिताजी कहाँ हैं? तो शीला ने रोते हुए घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि पिताजी घर में हैं। इतना सुनते ही पिताजी पिताजी पुकारते हुए सोहन घर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में लगी आग को तो बुझाया जा चुका था। लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर गए तो देखा कि अंदर एक वृद्ध इंसान की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरीके से आग में झुलस चुका था
बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि आप पहचान ही नहीं सकते थे कि वह डेड बॉडी औरत की है या आदमी की। यह सब देखकर सोहन के दुख का तो ठिकाना ही ना रहा। पिताजी पिताजी चिल्लाते हुए सोहन जोर जोर से रोने लगा, तो दूसरी ओर शीला भी ऐसे चिल्लाकर रो रही थी जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया और 2 घंटे बाद कृपाशंकर जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग घर पहुंच चुके थे। रसोई घर से आग फैलने के कारण रसोई घर और हॉल क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि बाकी के कमरे में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। कभी सोहन अपने पिताजी को याद करता तो कभी अपने घर को देखता, जिसमें पिता के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई थी। उधर रोने का ढोंग करती हुई शीला यह सोच सोचकर परेशान थी कि आखिर उसकी माँ अभी तक पहुंची क्यों नहीं। सोहन अपने पिता के गम में लगातार रोए जा रहा था, तो शीला भी सिसकियां ले लेकर अपना दुख प्रकट कर रही थी। आस पड़ोस की औरतें कभी गले लगाकर शीला को सहारा देती तो कभी बातों से सांत्वना देती। शीला की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया और आवाज आई, क्या हुआ, ये सब क्या चल रहा है। ये आवाज सुनते ही लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन जिसने भी देखा तो देखता ही रह गया। अचानक सब लोगों में हाहाकार मच गया। सोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के मिश्रित भाव थे, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं बल्कि स्वयं कृपाशंकर जी ही खड़े थे। उन्हें देखते ही सोहन जोर से चिल्लाया, पिताजी, और दौड़ते हुए अपने पिताजी के गले लग पड़ा। कृपाशंकर जी को अपने सामने खड़ा देख उसकी बहू शीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो लगभग चक्कर खाकर गिरने ही लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। जिस पिताजी का अंतिम संस्कार करके वह घर लौटे थे, वह पिताजी सही सलामत जीते जागते आखिर उसके सामने कैसे खड़े हैं। और यदि कृपाशंकर जी यहाँ खड़े हैं तो जिस इंसान का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था वह कौन था। यह एक बहुत बड़ी पहेली बन गई थी, जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी हो गया था। दरअसल हुआ यूँ था कि जैसे ही शीला रेगुलेटर खुला छोड़कर बाजार के लिए निकली थी, ठीक 5 मिनट के बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। अब तक गैस पूरे घर में नहीं फैली थी, तो कृपाशंकर जी जैसे ही उठकर दरवाजे पर गए, लाइट जलाई और दरवाज़ा खोला तो कुछ खाया पिया ना होने के कारण कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर। कृपाशंकर जी के घनिष्ठ मित्र श्याम प्रकाश जी उनका हालचाल पूछने के लिए अपने बेटे के साथ उनके घर आए थे। जब उनके मित्र ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो वो और उनका बेटा उन्हें अपनी कार में बिठाकर अस्पताल दिखाने के लिए ले गए। और उधर शीला की माँ तो केवल यही चाहती थी कि शीला को ससुर नाम के झंझट से जल्द मुक्ति मिल जाए। इसलिए कृपाशंकर जी को शीला की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का प्लान बनाने के लिए वह शीला के घर आ पहुंची। जैसे ही वह घर में आई तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेटी को आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही लाइट जलाई तो स्विच की स्पार्किंग से घर में फैली गैस ने आग पकड़ ली। तुरंत ही आग ने पूरे रसोई घर और हॉल को घेर लिया। शीला की माँ उस आग की चपेट में आ गई। आग में झुलसते हुए चीखते चिल्लाने लगी, लेकिन धुएं के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने का और अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं कृपाशंकर जी को समय पर खाना न मिल पाने के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया, जिस वजह से उन्हें घर आने में देर हो गई। बाजार से लौटी शीला ने जब घर से धुआं उठता हुआ देखा तो वह यह सोच सोचकर ही खुश हो रही थी कि आखिर उसने अपने रास्ते के रोड़े को हटा ही दिया। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था
कि उसके घर में उसके ससुर नहीं बल्कि उसकी माँ ही जिंदा जल रही थी। वो अंदर ही अंदर खुश थी कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे अपने ससुर से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। परंतु आज जब उसने अंतिम संस्कार के बाद ससुर को अपने सामने खड़े देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर कृपाशंकर जी भी यह समझने में असमर्थ थे कि आखिर उनके घर में यह सब क्या हो रहा है। जब उन्होंने बताया कि वह कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़े थे और अपने मित्र के साथ डॉक्टर को दिखाने गए थे, तब जाकर सारा मामला स्पष्ट हुआ। लेकिन यह बात सबके सामने अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि आखिर मृत्यु किसकी हुई थी। पुलिस को बुलवाया गया, आस पड़ोस के सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाई गई। तब जाकर कहीं पता चला कि कृपाशंकर जी के घर से निकलने के 1 घंटे बाद शीला की माँ उस घर में आई थी और जिस वृद्ध महिला की मृत्यु हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि शीला की माँ ही थी। यह बात सुनते ही शीला का दिल दहल गया। उसकी तो ऐसी हालत हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। आज ये बात साबित हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो जाल वो और उसकी माँ कृपाशंकर जी के लिए बिछाने जा रही थी, उस जाल में तो दरअसल उसकी माँ ही फंस चुकी थी। आग में बुरी तरह से जलकर मर चुकी थी। अपने ही हाथों से अपनी माँ की जिंदगी खत्म कर दी थी। कुदरत का इंसाफ हो चुका था और शीला यह इंसाफ देखकर स्तब्ध थी। ढोंग के आंसू अब वास्तविक आंसू में तब्दील हो चुके थे। शीला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह सब कैसे हो गया माँ? वापस आ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे समय में कृपाशंकर जी उसे सहारा दे रहे थे। जिसके लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रखी, वही ससुर उसे संभाल रहे थे। उसके सिर को अपने कंधे का सहारा देते हुए पुचकारते हुए हौसला दे रहे थे। अपने ससुर का प्यार देखकर उसका अंतर्मन उसे धिक्कार रहा था। वो शर्मिंदा तो थी, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उसने काफी देर कर दी थी। पूरे घर में शीला के दहाड़ मारकर रोने की आवाज गूंजती जा रही थी। परंतु यह सब उसके कर्मों का ही फल था जो कुदरत ने उसे दिया था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।